नमस्कार। उपग्रह प्रसारण सेवा के अंतर्गत मैं परवीन मलिक, भूगोल प्रवक्ता, शिक्षा विभाग हरियाणा, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है कृषि भाग 2। अब तक हमने पिछले भाग में पढ़ा कृषि का अर्थ और महत्व, कृषि के प्रकार, भारत में अलग अलग फसल ऋतुएं, भारत में फसल प्रारूप, भारत की प्रमुख खाद्य फसलें जैसे चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, दालें, तिलहन। इस व्याख्यान के अंतर्गत विद्यार्थी निम्नलिखित तथ्यों से अवगत हो सकेंगे। भारत की प्रमुख फसलें यानी कि खाद्यान्न फसलों के अलावा जो भारत की अन्य फसलें हैं जैसे कपास, पटसन, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, उद्यान कृषि की फसलें, रबड़। इसके अलावा प्रौद्योगिकी संस्थागत सुधार, कृषि उत्पादन में वृद्धि और प्रौद्योगिकी का विकास, कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में क्या योगदान है, खाद्य सुरक्षा, भारतीय कृषि की समस्याएं और वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, इन विषयों का हम इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इस व्याख्यान के पश्चात विद्यार्थी निम्नलिखित तथ्यों से अवगत हो सकेंगे। भारत की प्रमुख फसलें कपास, पटसन, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, उद्यान कृषि की फसलें, रबड़। इन सब की उपज की दशाएं, उत्पादन तथा वितरण को मानचित्र की सहायता से समझ सकेंगे। इसके अलावा प्रौद्योगिकीय एवं संस्थागत सुधारों के बारे में समझ सकेंगे। कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में क्या योगदान है, इस बारे में समझ पाएंगे। भारत में खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था के बारे में समझ पाएंगे। भारतीय कृषि की समस्याओं से अवगत हो सकेंगे और वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव को समझने में सक्षम हो सकेंगे। अब हम अपने विषय की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कपास की फसल के बारे में। कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है जो देश के अर्ध शुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है। देश विभाजन के समय भारत का बहुत बड़ा कपास उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। भारत छोटे रेशे वाली, जिसको हम भारतीय कपास बोलते हैं, और लंबे रेशे वाली, जिसको अमेरिकन कपास बोला जाता है, दोनों प्रकार की कपास का उत्पादन करता है। अमेरिकन कपास को देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। अब हम कपास की उपज की दशाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले है तापमान। 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है कपास की कृषि के लिए। वर्ष में 200 दिन पाला रहित होने अनिवार्य हैं। कपास पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए। जल 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा कपास की कृषि के लिए पर्याप्त होती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कपास की कृषि नहीं हो सकती। कम वर्षा वाले भागों में सिंचाई की सहायता से कपास की कृषि की जाती है। मिट्टी, भारी दोमट व काली मिट्टी आदर्श होती है क्योंकि इसमें चूने का अंश अधिक होता है। श्रम, कपास को चुनने के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। भूमि, कपास की कृषि के लिए समतल भूमि भाग अनुकूल होते हैं। उत्पादन, भारत का कपास के उत्पादन में विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। देश के समस्त बोए गए क्षेत्र के लगभग 4.7% क्षेत्र पर कपास बोया जाता है।
अब हम भारत में कपास का उत्पादित राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन राज्यों में कपास का उत्पादन किया जाता है। पटसन। जूट का प्रयोग मोटे वस्त्र, थैला, बोरे व अन्य सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। विभाजन के दौरान देश का विशाल जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान, जिसको अब हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, में चला गया। जिस प्रकार से भारत का ज़्यादातर कपास उत्पादित क्षेत्र आज़ादी के समय पाकिस्तान के भाग में चला गया, उसी प्रकार जूट उत्पादित यानी कि पटसन का जो क्षेत्र था वो बांग्लादेश में रह गया। पटसन देश के कुल कृषि क्षेत्र के 0.5% भाग पर ही बोया जाता है। तापमान। उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 90% सापेक्षिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। पटसन की कृषि के लिए जो हवा है उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। जल। 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। पटसन के पौधे के लिए अच्छे जल निकास वाली कांप या दोमट मिट्टी आदर्श होती है। इसकी कृषि के लिए समतल मैदानी भाग अनुकूल होते हैं। श्रम। तैयार पौधों को काटने तथा बंडल बनाने, पानी में इन्हें सड़ाने एवं रेशे निकालने आदि कामों के लिए सस्ते श्रम की अधिक जरूरत पड़ती है। उत्पादन। भारत विश्व का 60% जूट उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल देश के इस उत्पादन का 3/4 भाग पैदा करता है। जूट उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ये भारत के जूट उत्पादक राज्य हैं। गन्ना। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है, यानी कि गन्ना गर्म क्षेत्र की एक फसल है। वर्षा पर निर्भर परिस्थितियों में यह केवल आर्द्र व उप आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में बोई जा सकती है, परंतु भारत में इसकी खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में की जाती है। बांस की जाति के इस पौधे से मीठा रस निकलता है, जिसका प्रयोग चीनी, खांड तथा गुड़ बनाने में किया जाता है और गन्ने की फसल लगभग 1 वर्ष में तैयार होती है। तापमान। अंकुर निकलने के समय 20 डिग्री सेल्सियस तापमान लाभदायक रहता है, किंतु इसके बढ़ने के लिए 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। पाला इसके लिए हानिकारक होता है। जल। 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सहायता से इसकी कृषि की जाती है। मिट्टी। गन्ने की खेती के लिए चूना तथा फास्फोरस युक्त गहरी तथा उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। गन्ना मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को शीघ्र समाप्त कर देता है, इसलिए इसके लिए नदी घाटियों की कांप या दोमट मिट्टी आदर्श होती है। इसकी कृषि के लिए समतल मैदानी भाग अनुकूल होते हैं। सागरीय वायु तथा धूप गन्ने के रस में मिठास भरते हैं, इसलिए तटीय मैदान इसकी कृषि के लिए आदर्श माने जाते हैं। श्रम। गन्ने की खेती के अधिकतर कार्य हाथ से होते हैं, इसलिए इसकी खेती में सस्ते तथा कुशल श्रम की आवश्यकता पड़ती है। उत्पादन। ब्राजील के बाद भारत दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक देश है 2014 के आंकड़ों के अनुसार। यहाँ विश्व के 19% गन्ने का उत्पादन होता है। देश के कुल कृषि क्षेत्र में 2.4% भाग पर गन्ने की कृषि की जाती है। उत्तर प्रदेश देश का 40% गन्ना उत्पादन करता है। इसके अलावा भारत में गन्ना उत्पादक क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में भी कुछ क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन किया जाता है।
चाय। चाय एक रोपण कृषि है जो पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है। चाय की पत्तियों में कैफीन और टैनिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। यह उत्तरी चीन के पहाड़ी क्षेत्रों की देशज फसल है। यानी कि जो चाय की कृषि है उसकी शुरुआत चीन देश से हुई थी और उसके बाद ये भारत तक पहुंची। भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई, जो आज भी देश का प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है। तापमान। चाय मानसूनी प्रदेश का पौधा है जिसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। जल। 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाय की कृषि के लिए आवश्यक होती है। चाय के लिए ओस और धुंध का वातावरण अनुकूल होता है और पत्तियों के निरंतर विकास के लिए वर्षा पूरे वर्ष समान रूप से होती रहनी चाहिए। मिट्टी। चाय की कृषि के लिए गहरी सुप्रवाहित उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिट्टी में फास्फोरस, पोटास, लोहांश तथा जीवांश पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए ताकि चाय की झाड़ी तेजी से बढ़ सके। भूमि। चाय की झाड़ी में यदि पानी एकत्रित हो जाए तो पौधे की जड़ें गल जाती हैं और झाड़ी नष्ट हो जाती है। इसलिए चाय की कृषि पर्वतीय ढलानों पर की जाती है। भारत में 1800 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले प्रदेशों में चाय की कृषि होती है। इसमें यह बताया गया है कि जो चाय का जो पौधा है उसको निरंतर वर्षा पानी की भी आवश्यकता होती है, लेकिन उसकी जड़ों में पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। इसलिए चाय की कृषि ऐसे क्षेत्र में की जाती है जहां वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में हो लेकिन धरातल ढलान वाला हो, ताकि पानी उसकी जड़ों में ना खड़ा होकर बह के आगे निकल जाए। श्रम। चाय की पत्तियों को मशीनें नहीं चुन सकती। पत्तियां चुनने और झाड़ियों की निराई, गुड़ाई तथा काट छांट आदि कार्यों के लिए सस्ते एवं कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। उत्पादन। भारत चाय का अग्रणी उत्पादक देश है तथा विश्व का लगभग 21.8% चाय का उत्पादन भारत करता है। चाय निर्यातक देशों में भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। 2015 के आंकड़ों के अनुसार असम के कुल कृषि क्षेत्र के 53.2% भाग पर चाय की कृषि की जाती है। भारत में असम, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र और तमिलनाडु ये राज्य हैं जहां पर चाय का उत्पादन किया जाता है। कॉफी, जिसको कहवा भी कहा जाता है। कॉफी एक उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है। इसके बीजों को भूनकर पीसा जाता है तथा एक पेय के रूप में प्रयोग किया जाता है। कॉफी की 3 किस्में हैं, अरेबिका, रोबस्ता व लिबेरिका। भारत अधिकतर उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफी का उत्पादन करता है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग है। तापमान। 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अधिक सर्दी, पाला, तेज धूप कहवे के पौधे के लिए हानिकारक होते हैं। जल। 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसके लिए आवश्यक होती है। लोहा, चूना तथा जीवांश युक्त मिट्टी कॉफी की फसल के लिए श्रेष्ठ होती है। भूमि। चाय की झाड़ी की भांति पानी एकत्रित हो जाए तो कहवे की जड़ें भी गल जाती हैं, इसलिए इसे पर्वतीय ढलानों पर 800 मीटर से 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। श्रम। कहवे के फल को एकत्रित करने, उनमें से बीज निकालने तथा उन बीजों को भूनने के लिए सस्ते एवं कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। उत्पादन। भारत में विश्व का 3.7% कॉफी का उत्पादन होता है। ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया,
इंडोनेशिया, इथोपिया तथा होंडुरास के बाद भारत का विश्व में 7वां स्थान है 2015 के आंकड़ों के अनुसार। देश के समस्त कॉफी उत्पादन का 2/3 से अधिक भाग अकेले कर्नाटक राज्य से आता है। भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु इन राज्यों में कॉफी का उत्पादन किया जाता है। उद्यान कृषि की फसलें। उद्यान कृषि की प्रमुख फसलें फल, फूल, सब्जियां, कंद फसलें, सुगंधित पौधे, औषधीय पौधे तथा मसाले इत्यादि होते हैं। जलवायु और भौगोलिक दशाओं की विविधता के कारण भारत में उद्यान कृषि की विविध फसलें उगाई जाती हैं। उत्पादन एवं वितरण। फलों तथा सब्जियों के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। विश्व में आम, केले, चीकू और नींबू के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। भारत में आम की सैकड़ों किस्में उगाई जाती हैं। आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रमुख स्थान है। आप साथ साथ में मानचित्र देखते रहें कि कौन सा फल, कौन सी सब्जी कहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में मिलती है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र व अन्य प्रायद्वीपीय यानी कि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो केले के लिए प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार लीची और अमरूद के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अंगूर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। नागपुर के संतरे पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अखरोट, बादाम, सेब, नाशपाती तथा खुबानी के लिए कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का नाम प्रसिद्ध है। मसालों के लिए दक्षिणी भारत की भूमि अनुकूल है। काली मिर्च केरल के पश्चिमी घाट में पैदा किया जाता है। अदरक देश के पूर्वी राज्यों में पैदा किया जाता है। भारत विश्व का लगभग 40% काजू पैदा करता है। काजू के प्रमुख उत्पादक राज्य केरल, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश है। यही 3 राज्य नारियल के भी प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। भारत विश्व की लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। भारत का मटर, फूलगोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। रबड़। प्राकृतिक रबड़ भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाले हेविया ब्रासिलिएसिस के दूध को सुखाकर प्राप्त किया जाता है। इस दूध या चिपचिपे रस को लेटेक्स कहा जाता है। आप अपनी पिक्चर में देखें किस प्रकार से पेड़ से इस पदार्थ को इकट्ठा किया जा रहा है। रबड़ उद्योग जगत के लिए यह एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। रबड़ का प्रयोग टायर, ट्यूब, जूतों के सोल, खेलों का सामान इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए अनुकूल होता है। 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक होती है और वर्षा साल भर होती रहे। कोई भी महीना शुष्क नहीं होना चाहिए। यानी कि रबड़ की जो कृषि है वो ज़्यादातर आर्द्र इलाकों में की जाती है। मिट्टी। रबड़ का पौधा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, लावा से बनी काली मिट्टी तथा लेटराइट मिट्टी में भली भांति उगता है। भूमि। रबड़ के बागानों में जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, अतः उसके लिए तरंगित भूमि या साधारण ढाल वाली उच्च भूमि उपयुक्त होती है। यानी कि जो रबड़ के जो बागान होते हैं वो थोड़ी ढलान वाली भूमि में लगाए जाते हैं। श्रम। रबड़ के बागानों पर वृक्षों की देखभाल करने, दूध इकट्ठा करने, उसे सुखाने व कारखानों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त एवं सस्ता श्रम आवश्यक होता है। उत्पादन। भारत में पहली बार 1880 के दशक में मालाबार क्षेत्र में रबड़ के बागान लगाए गए थे। वर्तमान में भारत में 4 लाख हेक्टेयर भूमि पर रबड़ के बागान हैं।
2010-11 में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान था। रबड़ का प्रमुख उत्पादक केरल है, जहां रबड़ का 85% क्षेत्र है। केरल के अलावा कर्नाटक और अंडमान निकोबार में रबड़ का उत्पादन किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय कृषि में जो टेक्नोलॉजी में क्या क्या सुधार आए और उससे कृषि के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश की अर्थव्यवस्था में योजनाबद्ध विकास के तहत कृषि को प्रमुखता देते हुए सरकार ने कृषि की आधुनिकता के लिए अनेक कदम उठाए जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार का तात्कालिक उद्देश्य खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना था, जिसके अंतर्गत व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्नों को उगाया जाना, कृषि गहनता को बढ़ाना तथा कृषि योग्य बंजर तथा प्रतिभूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना। जब अंग्रेजों का भारत के ऊपर राज था तो भारत में खाद्यान्नों की जगह ज़्यादातर व्यापारिक फसलों को उगाया जाता था, लेकिन आज़ादी के बाद भारतीय सरकार ने सबसे पहले प्रमुख ध्यान खाद्यान्नों के ऊपर रखा गया। जैसे गेहूं, चावल, इस प्रकार की फसलों को ज़्यादा मात्रा में उगाया गया ताकि जो भारत की जनसंख्या है उसकी खाद्यान्न की पूर्ति समय पर हो सके। कृषि प्रौद्योगिकी का प्रसार। कृषि के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ आम किसान तक पहुंचाने की प्रक्रिया ने कृषि के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। गहन कृषि जिला कार्यक्रम, यानी कि अलग अलग जिलों के लिए विशेष तौर पर सरकार ने कार्यक्रम चलाए। गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। हरित क्रांति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम्स में भी आता है। 1960 के दशक में कृषि विकास का एक कार्यक्रम बनाया गया जिसके अंतर्गत निम्नलिखित तत्वों को शामिल किया। जल यानी कि सिंचाई की सुविधा, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, संस्थागत सहायता यानी कि बैंक इत्यादि से ऋण की सुविधा किसानों को, मंडियों का विस्तार ताकि एक किसान अपनी उपज को आसानी से बेच सके। कृषि यंत्र यानी कि कृषि में मशीनों का प्रयोग, जैसे ट्रैक्टर है, कंबाइन मशीन है, इस प्रकार की नई नई मशीनों का प्रयोग शुरू हुआ। तथा उच्च उत्पादकता की किस्म के बीज जो ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा पैदावार देते थे, इनको HYV हाई यील्डिंग वैरायटीज सीड्स के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम को पैकेज प्रौद्योगिकी कहा गया। प्रारंभ में हरित क्रांति देश के सिंचित भागों तक ही सीमित थी, फलस्वरूप कृषि विकास में प्रादेशिक असमानताएं बढ़ी। कृषि क्रांति पूरे देश में एक साथ से कृषि का विकास नहीं कर पाई। ज़्यादातर जो उत्तर भारत का जो सिंचित क्षेत्र था उस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ हरित क्रांति से। भूमि सुधार कार्यक्रमों को लागू किया। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, जिसमें पहले एक जमींदार के पास पूरे गांव के खेतों का मालिकाना हक होता था, उसको खत्म किया गया। कृषि भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया कि एक किसान के पास कितनी जमीन होनी चाहिए, सरकार ने उसको निर्धारित किया। कुछ हद तक चकबंदी की गई। चकबंदी एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था होती है जब किसान के खेत इधर उधर कहीं कहीं बिखरे होते हैं तो उनको एक जगह पर किसान को इकट्ठे करके खेत दे दिए जाते हैं। ये उस तरह की प्रक्रिया होती है, इसको चकबंदी के नाम से जाना जाता है। संस्थागत वित्त एवं ऋण सुविधाएं, किसानों के लिए ग्रामीण बैंक, इस प्रकार के बैंक खोले गए। जब किसान को ज़रूरत हो तो उस टाइम पर उसको कुछ ऋण दिया जा सके ताकि वो अपना बीज या कृषि के ऊपर होने वाले खर्चे को सहन कर सके। और उपजों का सहायक मूल्य निर्धारण किया गया, यानी कि सरकार के द्वारा कुछ विशेष फसलों का मूल्य निर्धारित किया गया कि इस मूल्य से नीचे के मूल्य में कोई भी उस फसल को नहीं खरीद सकता, जिससे किसान के पास एक सुरक्षा आई कि उसको अपनी फसल का कम से कम इतना मूल्य तो मिलेगा।
उदारीकरण नीति, 1990 के दशक की उदारीकरण नीति तथा उन्मुक्त बाजार व्यवस्था ने भारतीय कृषि विकास को प्रभावित किया। उदारीकरण की नीति का मतलब था बहुत सारे नियम कायदों में ढील दी गई, जिससे जो विदेशों की बहुत सारी कंपनियां थी वो भारत में आई, जिससे किसानों को अलग अलग तरह का मशीनों के क्षेत्र में, कीटनाशक दवाइयाँ, रासायनिक खाद के क्षेत्र में किसानों को वैरायटी भी मिली और वो सस्ता भी उपलब्ध हो पाया, जिससे किसान की आर्थिक हालत सुधरी और कृषि में पैदावार बढ़ी। कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी का विकास। इन सब कार्यक्रमों के चलते बहुत सी फसलें जैसे चावल तथा गेहूं के उत्पादन तथा पैदावार में प्रभावशाली वृद्धि हुई। अन्य फसलों मुख्यतः गन्ना, तिलहन और कपास के उत्पादन में भी कुछ हद तक वृद्धि हुई। देश के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रसार तीव्रता से हुआ। पिछले 40 वर्षों में रासायनिक उर्वरकों की खपत में भी 15 गुना की वृद्धि हुई, क्योंकि उत्तम बीज की किस्मों में कीट प्रतिरोधकता कम है। अतः देश में 60 के दशक से कीटनाशकों की खपत में भी वृद्धि हुई। कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी यह 2010-11 में देश के लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन थी। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएगी। यहाँ पे ये बताया गया है कि भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है, भारत में उद्योग, कृषि या जितने भी क्षेत्रों में जो उत्पादन किया जाता है उसमें कृषि का धीरे धीरे जो प्रतिशत है वो कम होता जा रहा है। लेकिन आज भी कृषि के क्षेत्र में भारत की 60% के आसपास जो जनसंख्या है वो इसी से अपना रोजगार, जीवन निर्वाह करती है। कृषि में विकास दर कम हो रही है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। वर्तमान में भारतीय किसान अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और हमारी सरकार कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से सिंचाई, ऊर्जा, ग्रामीण सड़कों, मंडियों और यंत्रीकरण में सार्वजनिक पूंजी के निवेश को कम करती जा रही है। सार्वजनिक पूंजी का अर्थ होता है जो सरकार जो पैसा लगाती है। रासायनिक उर्वरकों पर सहायकी, जिसको हम सब्सिडी बोलते हैं, कम करने से उत्पादन लागत बढ़ जाती है। सरकार किसानों को अलग अलग रासायनिक खाद या अलग अलग कृषि यंत्रों के ऊपर सब्सिडी देती है। सब्सिडी का अर्थ होता है जैसे मान लो कोई एक ट्रैक्टर है, उसका मूल्य 2 लाख रुपए है उदाहरण के लिए, तो उसमें मान लो 50,000 रुपये सरकार सब्सिडी दे देती है, तो किसान को वो ट्रैक्टर 1.5 लाख रुपए में मिल जाता है। और जिस कंपनी ने उस ट्रैक्टर को बनाया है 1.5 लाख किसान से और 50,000 सरकार से मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से सब्सिडी का प्रयोग करके किसानों को जो अलग अलग वस्तुएं हैं वो सस्ते रेट पे सरकार मुहैया कराती है। लेकिन धीरे धीरे वो जो मात्रा है सब्सिडी की वो सरकार की तरफ से कम होती जा रही है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों पर आयात कर घटाने से भी देश में कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ा। विदेशों से जो कृषि का जो अलग अलग अनाज या कोई और फसल का उत्पादन भारत में आता है, अगर सरकार उसके ऊपर आयात कर टैक्स कम लगा देती है तो उसका मूल्य भारत में पैदा हुई फसल से कम हो जाता है, जिस कारण बाजार में उसकी मांग ज़्यादा बढ़ जाती है और भारतीय किसान की जो फसल का उत्पादन है उसका मूल्य अधिक होने के कारण उसकी मांग कम रह जाती है। किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिस कारण कृषि में रोजगार घट रहे हैं। खाद्य सुरक्षा। भोजन एक आधारभूत आवश्यकता है और देश के प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन मिलना चाहिए जो न्यूनतम पोषण स्तर प्रदान करे। यदि हमारी जनसंख्या के किसी भाग को ये उपलब्ध नहीं होता तो वह खंड खाद्य सुरक्षा से वंचित रहता है। हमारे देश के कुछ प्रदेशों
विशेषतः आर्थिक दृष्टि से कम विकसित राज्यों जहां अधिक निर्धनता व्याप्त है, वहां लोगों का अनुपात अधिक है जिन्हें खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं होती। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है प्रत्येक देश के नागरिक को उचित मात्रा में भोजन या अन्न की व्यवस्था हो सके। समाज के सभी वर्गों को खाद्यान्न उत्पादकता सुनिश्चित कराने के लिए हमारी सरकार ने सावधानी पूर्वक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की है। इसके दो घटक हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक का अर्थ है कृषि उत्पादन में वृद्धि और भंडारों को बनाए रखने के लिए चावल और गेहूं की अधिक प्राप्ति के लिए समर्थन मूल्य को निर्धारित करना, यानी कि सरकार किस रेट में किसान से फसल खरीदेगी, और खाद्यान्नों की खरीद और भंडारण की व्यवस्था भारतीय खाद्य निगम FCI करता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्यक्रम ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराती है। जैसे गांव में कोई राशन डिपो होता है, वहां पर सस्ते रेट में जो गेहूं और चावल या अन्य चीजें मिलती हैं, वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आती हैं। भारत की खाद्य सुरक्षा नीति का प्राथमिक उद्देश्य सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य कीमतों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, जिससे निर्धन भोजन प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं। भारतीय कृषि की समस्याएं। अनियमित मानसून पर निर्भरता। भारत में कृषि क्षेत्र का केवल 1/3 भाग ही सिंचित है। शेष कृषि क्षेत्र में फसलों का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से वर्षा पर निर्भर करता है। अगर वर्षा में अनियमितता आ जाती है तो फसलों के उत्पादन भी उससे प्रभावित होते हैं। और भारत में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें हैं वो अनिश्चित भी हैं और अनियमित भी हैं, जिस कारण से भारत की जो फसलें हैं वो उससे बहुत हद तक प्रभावित होती हैं। कई बार सूखा या बाढ़, ये दोनों तरह से भारत की फसलों को नुकसान होता है। निम्न उत्पादकता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा भारत में फसलों की उत्पादकता कम है। जैसे चावल, गेहूं, कपास व तिलहन की प्रति हेक्टेयर पैदावार अमेरिका, रूस तथा जापान से कम है। भू संसाधनों पर अधिक दबाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में भारत में श्रम उत्पादकता भी बहुत कम है। वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं तथा ऋणग्रस्तता। आधुनिक कृषि में लागत बहुत आती है। गरीब छोटे किसानों की कृषि बचत बहुत कम है, अतः ये कृषि में निवेश करने में भी असमर्थ होते हैं। इन समस्याओं से उबरने के लिए बहुत से किसान विविध संस्थाओं या महाजनों, जमींदारों से ऋण ले लेते हैं। कृषि से कम होती आय तथा फसलों के खराब होने से वे कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं, जिस कारण बहुत सारे किसान आत्महत्या भी करते हैं। भूमि सुधारों की कमी। भूमि के असमान वितरण के कारण भारतीय किसान लंबे समय से शोषित हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान जमींदारी प्रथा किसानों के लिए सबसे अधिक शोषणकारी रही है, क्योंकि गांव की ज्यादातर जमीन के ऊपर एक जमींदार का कब्जा होता था और उसके ऊपर जो गांव के जो अन्य जो जनसंख्या होती वो एक श्रमिक, एक मजदूर की तरह जमीन के ऊपर कार्य करती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भूमि सुधार कार्यक्रमों को कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण अच्छी तरह फलीभूत नहीं कर पाए। छोटे खेत तथा विखंडित जोत। भारत में गरीब तथा छोटे किसानों के पास छोटे खेत हैं तथा अधिकतर जो खेत हैं वो बिखरे हुए हैं। कुछ राज्यों में तो एक बार भी चकबंदी नहीं हुई है, यानी कि अलग अलग बिखरे हुए खेत होने के कारण किसानों के ऊपर बराबर ढंग से अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दे पाता। इस कारण से भी भारत में जो कृषि की पैदावार है वो कम रहती है। वाणिज्यकरण का अभाव। अधिकतर किसान अपनी जरूरत या स्वयं उपभोग हेतु फसलें उगाते हैं। इन किसानों के पास अपनी जरूरत से अधिक उत्पादन के लिए पर्याप्त भू संसाधन भी नहीं है, यानी कि भारत में ज़्यादातर निर्वाह कृषि ही की जाती है, व्यापारिक कृषि नहीं की जाती। अल्प बेरोजगारी। कृषि में कार्यरत लोगों को
वर्ष भर कार्य करने के अवसर प्राप्त नहीं होते। इस कारण 4 से 8 महीने तक बेरोजगारी भी किसानों की रहती है। कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। भूमि संसाधनों का निम्नीकरण सिंचाई और कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों से उत्पन्न हुई समस्याओं में से एक गंभीर समस्या है। इससे मृदा उर्वरता क्षीण हो जाती है। यह समस्या विशेषकर सिंचित क्षेत्रों में अधिक है। जहाँ धान की कृषि की जाती है वहाँ बहुत ज़्यादा जल की जो सिंचाई की जाती है, इससे जो भूमि है वो धीरे धीरे खराब होती जा रही है, कृषि योग्य भूमि नहीं रहती। कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जल क्रांतता, उसमें पानी खड़ा रहता है, जिसको हम देसी भाषा में चोवा बोलते हैं। इस तरह की परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिससे उस खेत के अंदर फसल की पैदावार नहीं होती। लवणता, देसी भाषा में उसको नूनी बोलते हैं, वो लवणता का आ जाना, उससे भी उस खेत की जो मिट्टी है वो बिल्कुल बंजर हो जाती है। कीटनाशक रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा परिच्छेदिका में जहरीले तत्वों का सांद्रण हो गया है। मृदा परिच्छेदिका का मतलब होता है जो मिट्टी होती है उसकी अलग अलग परतें होती हैं, तो जितनी ज़्यादा कीटनाशक दवाइयाँ डाली जाती हैं फसलों में, वो धीरे धीरे करके नीचे आके मिट्टी के अंदर रिसती चली जाती है, जिससे मिट्टी अंदर तक खराब हो जाती है और बंजर हो जाती है। बहुफसलीकरण में बढ़ोतरी से भूमि में पुनः उर्वरता पाने की प्राकृतिक प्रक्रिया अवरुद्ध है, जैसे नाइट्रोजन यौगिकरण। पहले भूमि को कुछ महीनों के लिए प्रति भूमि के रूप में छोड़ा जाता था, लेकिन अब किसान हर वर्ष 2 या 3 फसलें लेने की कोशिश करते हैं, जिससे जो मिट्टी के अंदर जो प्राकृतिक उपजाऊपन का एक चक्र होता है वो अवरुद्ध हो जाता है और मिट्टी धीरे धीरे बंजर हो जाती है। जल द्वारा मृदा अपर्दन, वायु अपर्दन भी भारतीय कृषि की समस्याएं हैं। अब हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है, उपनिवेश काल में भी यही स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए उत्साहित किया जाता था। आज भी गरम मसाले भारत के निर्यात किए जाने वाले मुख्य वस्तुओं में शामिल हैं। यानी कि वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व के अन्य देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध होना। वैश्वीकरण के बढ़ने से भारतीय कृषि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, अब हम ये विषय पढ़ रहे हैं। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन की शुरुआत इस क्षेत्र के किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव डालने के कारण हुई। यानी कि उस समय में जो वैश्वीकरण हुआ उसका भारत के किसानों के ऊपर, कृषि के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो अपनी इच्छा के अनुसार इस तरह की फसलें उगवाते थे भारत में, जो वो अपने उद्योगों में कच्चे माल के रूप में जिनका उत्पादन प्रयोग किया जा सके। नील ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था। ये किसान इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि उन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया था। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सब्सिडी दी जाती है, जिस कारण भारत की जो फसल अगर हम विदेशों में उसका निर्यात करते हैं तो उसका मूल्य अधिक होता है, वहाँ विदेशों में वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता। इस कारण से भारतीय जो उत्पादन है अनाजों का या अन्य फसलों का, उसकी मांग विदेशों में कम होती है। कार्बनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है, जिसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। यह उर्वरकों तथा कीटनाशकों के बिना की जाती है। इसका पर्यावरण तथा मानव पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए भारतीय किसानों को कार्बनिक कृषि को अपनाना चाहिए। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि यदि खाद्यान्नों की खेती ही होती रही
तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकार में है। यहाँ पे ये कहा गया है कि किसानों ने अकेले खाद्यान्न की पैदावार के अलावा और भी विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करना चाहिए। भारतीय किसानों को शस्यावर्तन यानी कि क्रॉप रोटेशन फसलों को बदल बदल कर उगाना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ पर्यावरण निम्नीकरण में भी कमी आएगी। फलों, औषधीय पौधों, बायोडीजल फसलों, फूलों और सब्जियां उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसलिए भारतीय किसानों को इस प्रकार की फसलों को भी उगाना चाहिए। भारत में जलवायु विविधता है, इसका विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपयोग किया जा सकता है। यानी कि भारत की जो जलवायु में विविधता है उसका किसानों ने फायदा उठाना चाहिए और अलग अलग क्षेत्रों में जलवायु के अनुसार ही फसलें उगानी चाहिए। इस प्रकार से बच्चों आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ और अब आपके लिए गृह कार्य। इसके अंतर्गत आप भारत की निम्नलिखित प्रमुख फसलों की उपज की दशाएं, उत्पादन तथा वितरण का मानचित्र की सहायता से वर्णन करें, जिसमें कपास, पटसन, गन्ना, चाय, कहवा, कॉफी, उद्यान कृषि की फसलें, रबड़। भारत में कृषि क्षेत्र में हुए प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधारों का वर्णन कीजिए। यानी कि भारतीय कृषि में सरकार के द्वारा किस किस प्रकार के परिवर्तन लाए गए, टेक्नोलॉजी के मामले में संस्थागत सुधार यानी कि बैंकिंग वगैरह की व्यवस्था किस प्रकार से सरकार ने की, कृषि का भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में क्या योगदान रहा, भारत में खाद्य सुरक्षा की क्या स्थिति है उसका वर्णन कीजिए, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए, वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर क्या नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव पड़ा इसका वर्णन कीजिए। आपने इस वीडियो को देखा, प्रवीण मलिक की ओर से धन्यवाद।